हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी थी फ्लूइड की क्या क्या हैं, उनका टेम्परेचर के साथ इफेक्ट, प्रेशर के साथ इफेक्ट और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी। क्या होती है, इसका इफेक्ट टेम्परेचर के साथ क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात करें, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे दोनों के केस में। फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी जो प्रोफाइल निकल के आएगी, वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल क्या होगी और पैराबोलिक प्रोफाइल क्या होगी। किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस अगर हमें चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बड़े खूबसूरत लग रहे होंगे, चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछें। आपके डाउट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें। क्लियर है ना? यस, माय नेम इज दिलीप कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैकेनिकल ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। अपना कॉपी पेन लेके बैठो, मजा आने वाला है, बहुत खूबसूरत लेक्चर है। और आज जो चीजें आपने समझ ली, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। गेट का एग्जाम ले लो, इंजीनियरिंग सर्विस का ले लो, या फिर किसी भी और एग्जाम की बात करें, जैसे एसएससी जेई का हुआ, स्टेट लेवल का जूनियर इंजीनियर का हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर का हुआ, किसी भी एग्जाम में उठा लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना है, 100% आना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। इसीलिए हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते, चीजों को बड़े आराम से समझेंगे। कहां से आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, प्रूफ के साथ देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहो, बस कॉपी पेन लेके बैठो। मैं तो बस यही बोलूंगा आपसे, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अपने नोट्स खुद बनाया करो। फिर भी अगर जो भी स्टूडेंट समय बचाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां पर लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आपको लेक्चर के पीडीएफ एज इट इज मेरी हैंड रिटन में आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट देख लेते हैं पहले। क्या रिवीजन वाला पार्ट देख लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी फ्लूइड की, दैट इज डेंसिटी, मास डेंसिटी बोलो इसे, या फिर स्पेसिफिक मास बोलो। हमने देखा था तो क्या होता है, सबसे पहला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सब जानते हैं। क्लियर है? हमने ये भी देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़े आराम से चीजें देखी थी, समझी थी, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। क्या फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। ऐसे ही मैं प्रेशर की बात करता हूँ, प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। दूसरी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, किसी को याद हो, जिसे हम वेट डेंसिटी बोलते थे या फिर स्पेसिफिक वेट बोलते थे, जिसे ओमेगा से इंडिकेट करते थे, दैट इज इक्वल टू रो जी। इसका भी हमने देखा था कि जी तो सेम रहता है, तो इसका इफेक्ट देखा था प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, एल्टीट्यूड के साथ या फिर लोकेशन के साथ। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है। यूनिट की अगर बात करें, इसकी यूनिट तो होती है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। और अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस लिखना चाहते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली हैं, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें इजीली पता हों। तीसरा हमने बात किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/ρ के बराबर होता है, ये हमने देखा था। फोर्थ वन, यूनिट इसकी मीटर क्यूब पर केजी। इसकी यूनिट कोई मुझे बताएगा? इसकी होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। फोर्थ हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी होती है डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड, हम फ्लूइड बोल दें, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल दें। इतना क्लियर हुआ? तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। सब कुछ डीप में देखना है, प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके होंगे, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज विस्कोसिटी। माय डियर फ्रेंड्स, अपना दिमाग बस लेक्चर के सामने लगाना, पहले समझना कंसेप्ट्स को, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाना। हर एक चीज बहुत विजुअलाइज हो जाएगी, आपको समझ आएगी कहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी प्रूफ हुआ है। ध्यान से समझना है। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी बाई
वो कभी टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी कैसे लिख देते हैं, आज हम इस चीज का प्रूफ भी देखेंगे। क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज विस्कोसिटी। फील करेंगे कहां से आती है, किसकी वजह से आ रही है, होती क्या है, हर एक चीज को हमें क्या करना है, फील करना है। क्लियर है? चलिए विस्कोसिटी क्या होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल के दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेसन। हम बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स होगा, बिल्कुल होगा सर। सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ बॉन्डिंग बना के रखते हैं और वो एक दूसरे पे अपना फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज कोहेसन फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये सर विस्कोसिटी क्या है? कोहेसन फोर्स तो हमें समझ आ गया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेसन। कोहेसन की वजह से विस्कोसिटी हमें ऑब्जर्व होगी, कैसे होगी वो अभी फील करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, याद क्या रखनी पड़ेगी, अभी मैं इसे विजुअलाइज भी करा दूंगा कि विस्कोसिटी जो ऑब्जर्व होगी, जो विस्कोसिटी हमें ऑब्जर्व होगी ये रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्व होगी। मींस दो लेयर एक दूसरी लेयर के साथ रिलेटिव मोशन में होंगी, तभी हमको ये विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होने वाली है। क्या ये चीज क्लियर हुई? कहने का मतलब फील करना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से फील करना। मैंने बोला ये कोई लेयर है, ये कोई लेयर है, एक लेयर ये है, ठीक है, एक इसके ऊपर से लेयर आ रही है, ठीक है, ये दोनों आपस में रखी हुई है, दोनों ने बॉन्डिंग बना रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर से स्लाइड कराने की कोशिश करता हूं, मींस मोशन कराने की कोशिश करता हूं, तो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रही होगी, लेकिन ये दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि फ्लूइड की लेयर है, सेम फ्लूइड की लेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के सेम मॉलिक्यूल्स की वजह से इनमें एक फोर्स भी होगा, दैट इज कोहेसन फोर्स, और वो इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, बॉन्डिंग बना के रखा होगा। लेकिन ऊपर वाली लेयर मूव करने की कोशिश कर रही होगी और नीचे वाली लेयर इसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, तो इन्हीं की वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जो कि ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर रोकने की कोशिश कर रही होगी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। और किसकी वजह से आ रही है? कोहेसन फोर्स की वजह से, क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, कोहेसन फोर्स लगा रहे हैं, तो रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? मतलब कहने का हमको जो विस्कोसिटी ऑब्जर्व होने वाली है वो रिलेटिव मोशन में होने वाली है। एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ अगर रिलेटिव मोशन होगा तभी हमको विस्कोसिटी ऑब्जर्व होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर फ्लूइड रेस्ट में है, क्या फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो क्या सर हमको विस्कोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा? विस्कोसिटी फ्लूइड की तो होगी, बट वहां कोई रोल नहीं रह जाता विस्कोसिटी का, इसीलिए जो भी फ्लूइड रेस्ट में होते हैं वहां विस्कोसिटी नाम की चीजें आपको नजर नहीं आती। क्या चीज फील कर पा रहे हैं? मतलब कहने का वहां विस्कोसिटी कंसेप्ट हमारे क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ मुझे फटाफट। क्लियर हो गई? ओके, तो हम देख सकते हैं कि विस्कोसिटी जो होगी हमारी, इधर देखना, तो विस्कोसिटी जो होगी किसी भी लिक्विड की वो किसकी वजह से होगी? कोहेसन फोर्स की वजह से, और जब एक लेयर दूसरी लेयर के साथ रिलेटिव मोशन में होगी। ये चीज क्लियर हुई? विस्कोसिटी इज ड्यू टू, यहां पे लिख लेना, ड्यू टू किसकी वजह से? कोहेसन, व्हेन, यहां लिख लेना, व्हेन देयर विल बी relative motion between the two layers of fluid, relative motion between the two layers of fluid। एक चीज तो क्लियर हो गई कि किसकी वजह से हो रही है? कोहेसन की वजह से हो रही है, जिसे हम कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं। और कब? जब एक लेयर दूसरी लेयर के साथ रिलेटिव मोशन में होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? फटाफट बताओ, इतना क्लियर है? ओके, उसके बाद अगर हमको डिफाइन करना है सर विस्कोसिटी क्या होगी, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज को बड़े बेसिक से पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर देखना चाहते हो विस्कोसिटी की, कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी आपको पता ही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which a fluid
offers resistance to the movement of one layer of fluid over adjacent layer क्लियर है ना। मेनली किसकी वजह से होगी, कोहेशन की वजह से, मेनली ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेनली ड्यू टू कोहेशन एंड, और किसकी वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आएगा उसकी वजह से हो सकती है, या फिर मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होगी, तब भी हमारी विस्कोसिटी ऑब्जर्व हो सकती है। तो एंड, या फिर हम मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन the layers of fluid, यहां तक चीजें क्लियर हैं, जल्दी मुझे बता दो। बिल्कुल क्लियर है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से क्या कर रही होगी, स्लाइड कर रही होगी, उस दौरान रेजिस्टेंस आ रहा होगा और रेजिस्टेंस की वजह से विस्कोसिटी आ रही होगी, और अगर वो रेजिस्टेंस आ रहा है तो रेजिस्टेंस की वजह से ही शियर स्ट्रेसेज आएंगी। मतलब कहने का, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से स्लाइड अगर कर रही है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होगी, और शियर स्ट्रेस ही क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस एरिया पे वो रेजिस्ट कर रही है उससे डिवाइड कर दो, उस पे जो फोर्स आ रहा होगा, फोर्स कोहेशन की वजह से होगा, पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो यहीं से शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए इनका जो इफेक्ट है शियर स्ट्रेस जनरेट करता है। अब देखो कंसेप्ट धीमे धीमे खुल रहे हैं, मजा आएगा कि दीज इफेक्ट्स अपीयर, इनका जो इफेक्ट है, दीज इफेक्ट अपीयर एज, अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे शियर स्ट्रेस आ रही है, एज शियरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेसेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, यहां तक मुझे बता दो क्या आपको चीजें क्लियर हुई। मतलब कहने का, विस्कोसिटी ड्यू टू कोहेशन की वजह से, कब, जब एक लेयर दूसरी लेयर के साथ रिलेटिव मोशन में हो। मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, मींस रुकावट पैदा कर रही है, एक लेयर का दूसरी एडजेसेंट लेयर के साथ अगर वो रिलेटिव मोशन में है, तो किसकी वजह से हो रही है, कोहेशन की वजह से मेनली, या फिर हो सकती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से। और इन्हीं के इफेक्ट जो होते हैं वो हमें शियरिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कराते हैं दो लेयर्स के बीच में। क्या ये चीज क्लियर हुई, जल्दी मुझे बता दो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत मजा आ गया, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं, सर ये जो शियर स्ट्रेस की आपने बात की है, मुझे फील कराओ ना, मैं तो देखना चाहता हूं ये शियर स्ट्रेस क्या होगा, कहां पे आ रहा होगा, दो लेयर्स के बीच में कैसे दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? अब देखो वन बाय वन हर एक कंसेप्ट यहां यूज होने वाला है। जिसने पहला लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, उसे पता होगा कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, और नो स्लिप कंडीशन की वजह से सॉलिड सरफेस के साथ जो भी कॉन्टैक्ट बनाती है लेयर, फ्लूइड की लेयर, उसकी वेलोसिटी सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। इतना चीजें आपको क्लियर होंगी क्योंकि अब ये यूज होने वाला है। जल्दी बताओ क्या आगे बढ़ूं? बिल्कुल बढ़ो सर। देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्चुअल में तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ हुआ है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे प्रूफ हुआ है, कहां से ये निकल के आ रहा है, तभी तो फील होगा, तभी तो फील आएगा। फील लेना है तो क्या है, चीजों को प्रूफ भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व, क्या है एक्सपेरिमेंट, हमको क्या मालूम सर, बताओगे आप तभी तो पता चलेगा। बहुत खूबसूरत। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किसके द्वारा हुआ, बाय न्यूटन बाबा। वाह, न्यूटन बाबा के ना
न्यूटन बाबा, बहुत खूबसूरत। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुआ है वो क्या हुआ है, इसको फील करते हैं और कैसे बता दिया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। कैसे निकल के आया और कैसे विस्कोसिटी निकल के आई, वो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखना कि हमने 2 लेयर ली, 2 लेयर क्या 2 प्लेट ले ली, चलो आपकी इच्छा अनुसार ले रहे हैं, तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, तकलीफ हो गई तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। चलो एक लेयर, बहुत अच्छे सर, एक ये लेयर मैंने ले ली, दूसरी लेयर, ठीक है, आराम आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत लोगों को स्पीड थोड़ी फास्ट लगती है, इसलिए थोड़ा सा हम आराम से चलेंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी। ये 2 लेयर हैं, हमारी इच्छा सर ये है, मन के अरमान हैं जो फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं, इसको सर फिक्स कर दो, हम चाहते हैं इसको आप फिक्स करो। ठीक है, आप चाहते हो, आपके अरमान है, मन की इच्छा है, इसको पूरी किया जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया इसको फिक्स, ये क्या फिक्स्ड प्लेट है, ओके सर, फिक्स्ड प्लेट फील करना, और ये प्लेट को मैं करा रहा हूं सर मूव, ये प्लेट क्या है, मूवेबल, मूवेबल फील करना, और इसके क्या इसके बीच में भरा हुआ है सर फ्लूइड। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। जिसने इसको विजुअलाइज कर लिया उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसके एप्लीकेशन इतने दिखाई जाएंगे, इतने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस पर, और हर बार पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था 2021 में, 2020 में, 19 में, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना, ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बताओ। मैंने बोल दिया कि ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज y। क्या है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है y। इतना क्लियर सब, y डिस्टेंस है, ओके। यहां तक चीज क्लियर है, ओके। जो फ्लूइड है इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहां पर हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम क्या है, एज्यूम सबसे पहला कि यहां पर हम एक फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स। ये फोर्स लगा दिया मैंने इस प्लेट पर, ठीक है। तो मैंने इस पे जो फोर्स लगाया इसको बोल रहा हूं शियर फोर्स। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक कांटेक्ट बन रहा होगा, प्लेट के साथ एरिया कांटेक्ट बन रहा होगा, और उस एरिया के साथ ये पैरेलल फोर्स है, क्रॉस सेक्शन टू द पैरेलल जो भी फोर्स होता है दैट इज शियर। और अगर क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जो भी फोर्स होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स। लेकिन डिपेंड करता है यहां पे हमारा क्रॉस सेक्शन है क्या। बहुत से लोग सोच रहे हैं सर ये क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं दिया थिकनेस वाला। जो कांटेक्ट फ्लूइड के साथ बन रहा है वही एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो दैट इज शियर फोर्स। एज्यूम कर लिया हमने, एफ क्या है, ये शियर फोर्स। क्लियर है ना, शियर फोर्स ऑन द अपर प्लेट। ये चीज क्लियर है, ओके। दूसरा हम देख रहे हैं, अगर ये इस पर फोर्स लगा है तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। तो मैंने बोला इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, प्लेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट, वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट। ये चीज क्लियर है। और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। क्या मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, दिखा दूं सर, देख लो। इसका ये वाला कुछ एरिया होगा जो मैं डेड डैश करके ड्रॉ कर रहा हूं। फील करो, फिलहाल फील करो, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपने फील कर लिया तो मजा आ जाएगा, 100% मजा आ जाएगा। अब क्या आप फील कर पा रहे हैं, ये जो एरिया है दिस वन इज एरिया ए, और ये कांटेक्ट बना रहा होगा फ्लूइड के साथ। आप फील कर पा रहे हैं, देखो मैंने अभी इसकी क्या दिखाई थी, साइड व्यू दिखाया था प्लेट का। अब आप इस एरिया को देख पा रहे होगे, ये जो एरिया है ये कांटेक्ट बना रहा होगा इस फ्लूइड के साथ। क्लियर है ना, और ये फोर्स लग रहा होगा फिर यहां पर कहीं सेंटर से लग रहा होगा, तो
शियर फोर्स लग गया पैरेलल टू द। ये मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है, बट आपको ऐसे समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फील करो, ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है सामने से, इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, इसके नीचे लेयर में, इसके नीचे क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर इसका एरिया आप देखना चाहते हो तो ये वाला एरिया होगा, दिखाई दे रहा है, यही एरिया जो ग्रीन से मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, इसके साथ फ्लूइड कांटेक्ट बना रहा होगा। मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पैरेलल एरिया हो गया ना इस फोर्स के लिए, क्लियर है ना। तो शियर फोर्स हो गया, बहुत अच्छे, क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ए है, क्या जो ए है सर, ए, ये क्या है, एरिया ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट, एरिया ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द अपर प्लेट, विद द अपर प्लेट। यहां तक चीज क्लियर है, ओके। वाई हम बोल सकते हैं, हमने डिफाइन कर रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट, वाई और जो हमारी वेलोसिटी है बहुत ज्यादा नहीं है, ये क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दूर होंगी तो हमको इफेक्ट्स भी नजर नहीं आएंगे। ये चीज क्लियर हुई, जल्दी मुझे बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई, ओके। उसके बाद अब चीजें देखना, जब मैंने बोला था इस तरह की कंडीशन हमने पहले भी देखी थी कि अगर मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं, लो फील करो, यहां पर मैं एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, इस जगह से मैं चेक कर रहा हूं, तो क्या इसकी ये जो लेयर हैं, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी के साथ साथ ये डिफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ इस तरह के डिफॉर्म कर गए होंगे, ये सब जानते हैं। कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, सर यहां पर ये फिक्स प्लेट है और एक लेयर, देखो एक लेयर इस प्लेट के साथ कांटेक्ट बना रही होगी, बिल्कुल बना रही होगी, रेड वाली एक लेयर। और कोई मुझे बता देगा इसकी वेलोसिटी क्या है, सर इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये फिक्स प्लेट की वेलोसिटी जीरो है, फिक्स प्लेट मतलब स्थिर है, तो ये लेयर भी स्थिर होगी। अब धीमे धीमे हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ऊपर वाली लेयर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ऊपर वाली लेयर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि सर अगर ये प्लेट v से मूव कर रही है तो इसके साथ जो कांटेक्ट बना रही होगी वो भी तो v से मूव कर रही होगी। देखो मजेदार चीज है तो ये ठीक है, क्लियर है। अगर मैं दो लेयर के बीच में देखना चाहता हूं सर, दो लेयर, तो अब मैं कोई रैंडम दो लेयर ले रहा हूं, फील करना, रैंडम दो लेयर, क्या रैंडम दो लेयर लूंगा, यहां से यहां तक की दो रैंडम लेयर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि इसके बीच में हमको ऑब्जर्व क्या हुआ, दो प्लेट्स के बीच में हमको ऑब्जर्व क्या हुआ। इसे बहुत आसान भाषा में अगर समझना है तो हमने मान लिया कि एक ये लेयर है जिसकी वेलोसिटी v है, एक ये लेयर है इसकी वेलोसिटी 0 है, क्या चीज क्लियर है। एक ये लेयर लोअर प्लेट के साथ जो कांटेक्ट बना रही है, दूसरी फ्लूइड की लेयर जो अपर प्लेट के साथ कांटेक्ट बना रही है उसकी वेलोसिटी कैपिटल V, इसकी 0। इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो क्या ऑब्जर्व करूंगा, देखना फील करना कि फोर्स हम कितना लगाएं। अब हमारे पास पैरामीटर देखो कितने हैं, वेलोसिटी है, एरिया है और वाई डिस्टेंस है, मतलब 3 पैरामीटर हैं। इन तीनों के साथ फोर्स वेरी करेगा। हम क्या करेंगे, दो को कांस्टेंट मानेंगे, एक के साथ चेक करेंगे क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई न्यूटन बाबा के द्वारा, वो ऑब्जर्वेशन बड़ी खूबसूरत थी, आप विजुअलाइज कर लोगे, फील कर लोगे। देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम यहां पर चेक कर रहे हैं। देखो ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशंस है समझना कि पहली कंडीशन मैंने क्या किया, एरिया को और वाई को कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, कांस्टेंट, फील करना। और मैं चेक करना चाहता हूं क्या कि एरिया, ये इसका प्लेट का एरिया कांस्टेंट कर दिया और इस ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट कर दी, जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स भी कांस्टेंट कर दिया और इसका एरिया भी कांस्टेंट कर दिया। मैं चेक करना चाहता हूं वेलोसिटी का फोर्स के साथ रिलेशन। देखो फील करो, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो इस प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अंधा भी बता देगा अगर एरिया सेम है, वाई डायरेक्शन भी सेम है, मींस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से वो प्लेट क्या जाएगी, आगे मूव करेगी, और जितनी तेजी से आगे मूव करेगी इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। एक ऑब्जर्वेशन हमको पता चल गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मुझे जल्दी बता दो, मजा आया, बहुत अच्छा। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखते रहना,
नजरें मत हटा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं पूरी एनर्जी लगा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो दूसरा, अब हमने एरिया वाई को कांस्टेंट माना, अब हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं चलो वेलोसिटी को और वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, एरिया का इफेक्ट देखते हैं। फील करना, फील। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया प्लेट का, फील करो, फील। देखो अगर मैंने बोला पहले ये प्लेट थी, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको सबको, पहले ये प्लेट थी, इसको मैं खींच रहा हूं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एरिया को चेंज किया, अब मैं ले आया ये एरिया, दिखाई दे रहा सबको, इतना एरिया। अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कम, अंदाज भी बता देगा। अगर ये प्लेट कांटेक्ट बना रही है फ्लोर के साथ, तो अब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया तो मुझे खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूं एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? बहुत अच्छे, लो जल्दी आ जाओ फटाफट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है सर। एक चीज और क्लियर हो गई। थर्ड ब्यूटी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन यू विल रियलाइज, अब मैं प्रैक्टिकली आपको रियलाइज कराऊंगा, यहां मैं दिखा नहीं सकता हूं, फिजिकल अपीयरेंस होता तो मैं दिखा भी देता आपको, लेकिन आपको खुद करना है। आप अपने कमरे में बैठे हो, आपको अपना गेट खोल के देखना है। अभी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कैसे। देखो मैंने बोला कि अब मैं एरिया को और वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रहा हूं, वाई के साथ रिलेशन देख रहा हूं फोर्स का। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन यही पॉसिबल रह गया है, एरिया को और वेलोसिटी को क्या मानो सर, कांस्टेंट मानो, ठीक है। और मुझे बताओ कि वाई के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। फील करना, फील कि अगर मैं वाई डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी? कोई मुझे जल्दी बता देगा, कमेंट करके जल्दी बता देगा। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वाई इंक्रीज करने पर या डिक्रीज होगी? अगर मैं वाई इंक्रीज कर रहा हूं तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मुझे जल्दी कोई बता देगा। तो सर फील नहीं हो रहा। अब मैं फील कराऊंगा आपको। क्या ये फील नहीं हो रहा आपको कि ये जो फिक्स प्लेट है बिल्कुल फिक्स है, ये जो प्लेट है मूव हो रही है, ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं गेट वाला, फील करना गेट वाला, कि ये गेट है जो हिंज रहता है एक कॉर्नर से, और ये इसका एंड पॉइंट है गेट का। ये जो अपर प्लेट है ये इसका एंड पॉइंट है गेट का। अगर आप एंड पॉइंट से गेट को खोलते हो तो जल्दी खुल जाता है, या आप हिंज के पास से फोर्स लगाते हो तब जल्दी खुलता है? बोलो सर अंदाजा ही बता देगा कि हम हमेशा गेट जो खोलते हैं एंड पॉइंट से खोलते हैं, जो हमारा क्या है आउटर हिंज पॉइंट के अलावा जो एंड पॉइंट है जहां पर हमारे हैंडल्स लगे रहते हैं, वहां से अगर मैं खोलूंगा तो जल्दी खुल जाएगा, एज कंपेयर टू जहां पर हिंज हो रखा है दीवार की साइड, वहां से मैं खोलने की कोशिश करूंगा तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस कम हो गई। अगर मैं यहां पर कहीं, फील करो, फील, मैं अभी मिटा दूंगा, यहां पर मैं इतनी डिस्टेंस पर फोर्स लगाने की कोशिश करता तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता, क्योंकि यहां पर ये क्या है, हिंज है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू हमको ज्यादा लगानी पड़ेगी कम डिस्टेंस में। अगर इसी को मैं बढ़ाता जाता हूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके। बाकी आप देख सकते हो, गेट वाला मैंने एग्जांपल लिया है, आपको बिल्कुल विजुअलाइज हो जाएगा। अभी फिजिकल अपीयरेंस होती तो हम दिखा देते खोल के भी, क्लियर है ना? अभी दिखेगा नहीं, इधर से उधर करेंगे सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। देखो तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है सर। ओके। क्या मैं इन तीनों के इफेक्ट्स को कंबाइन लिख सकता हूं? आहा, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या ऑब्जर्व हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, वेलोसिटी है और इनवर्सली है वाई के। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या मैं बोलता हूं ये शियर फोर्स है और इसको नीचे एरिया को डिवाइड कर दूं, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस, और ये जो फोर्स अप्लाइड है लेकिन इतना ही रेजिस्टेंस आ रहा होगा, फ्लूइड लेयर्स के बीच में कांटेक्ट जहां पर बन रहा है वहीं रेजिस्टेंस आ रहा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई। ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई? जिनको ये चीज क्लियर हो गई अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब स्वाहा। क्या? सब स्वाहा मेरे लाल। देखो फील करो, फील। यहां तक जिसने ये चीज समझ ली, बाकी अभी तक आप लोग ये समझते आए होंगे कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अभी तक ये पढ़ते आए थे, अब हम इसको प्रूव भी कर रहे हैं। यहां तक चीजें मुझे बताओ कितने लोगों को क्लियर हुई? मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा क्योंकि अब यहां पर स्पेस बचा नहीं है, फील करते रहना। क्या मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं ये बोल सकता हूं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन वाई। खूबसूरती देखो इसकी,
देखो क्या मैं अब ये v और y का रिलेशन लिखना चाहता हूं, फील करो, फील। यहां पे आ गए हम। क्या मैंने बोला एक लेयर मैंने ये ली थी अपर प्लेट के साथ, एक लेयर ये ली थी जो लोअर प्लेट के साथ थी, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो y थी। बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूं मैं बीच में कोई दो लेयर लूं। बिल्कुल, यहां से वेलोसिटी आप फील कर पा रहे हो ऊपर बढ़ रही है, जीरो से बढ़ते हुए जा रही है। मैंने दो लेयर ले ली। लो, एक लेयर मैंने सर यहां पर ली, ये रही एक लेयर, ठीक है। और ये मैंने जो लेयर ली है ये कुछ यहां से स्मॉल y डिस्टेंस पर है, ठीक है। और एक लेयर हमने लिए ये, फील करना, फील। और इन दोनों लेयर के बीच में क्या मैं बोल दूं जो डिस्टेंस है स्मॉल dy है, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता हूं इसकी वेलोसिटी u है तो ऊपर वाले की ज्यादा होगी, अंदाज ही बता देगा। एरो देखो बड़ा दिख रहा है तो ये u प्लस डी होगी, बिल्कुल होगी। ओके, देखते रहना है, देखते रहो। अगर मैं इस पॉइंट को a मानता हूं, इस पॉइंट को a मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं b मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं c मान रहा हूं, तो ये क्या एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC, ठीक है। और यहां पर देखना, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसे, एक ट्रायंगल ये भी दिखाई दे रहा हो आपको, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? चुन्नू सा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता अगर ये u है तो इसके ऊपर पैरेलल में भी u होगा, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिखाई दे रही है छोटी सी चुन्नू सी, ये du है, क्या मैं इसे जूम करके बना दूं? सर फोटोग्राफ से क्या करो, जूम करो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, आंखें कमजोर हो जाएंगी। बहुत अच्छा, देखो जूम कर रहे हैं, फील कर रहा, फील कि मैंने दो लेयर ली। क्या थी वो दो लेयर? एक ये लेयर थी, फील करो, फील, ठीक है। कैसे ली थी? यहां से ली थी कहीं से, ऐसे तो चल रहा था सिस्टम। मजेदार कंसेप्ट है, देखते रहो बस, ध्यान से समझना चीजों को। एक ये लेयर थी, एक ये लेयर थी, ठीक है। बहुत खूबसूरत सर, चलो इसको तो सीधा ही बना लेते। ये क्लियर है? ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी तो अंदाज ही बता दे, ये कौन सी लेयर थी? रेड वाली थी, रेड से ड्रॉ कर लेते हैं लोग, तक कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये तो कैपिटल V था, बिल्कुल था। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस थी ये तो y थी, यहां पे तो वेलोसिटी क्या थी? 0, ठीक है। इस लेयर की वेलोसिटी u है, तो अगर मैं देखता हूं तो यहां से यहां तक ये u होगा, और ये जो रिमेनिंग होगा ये du होगा, बिल्कुल होगा। तो क्लियर हो गया होगा सबको? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? और जूम करें? अब ना हो पाएगा हमसे। अब हमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और क्या मैं अगर इसको ये बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच में, ये तो डिस्टेंस अंधा ही बता देगा। बोले सर अंधा नहीं बता पाएगा, हम बताएंगे। बहुत खूबसूरत, हमें आपसे यही उम्मीद थी। देखो ये डिस्टेंस y है, ओके, ठीक है। और ये माना था हमने इस पॉइंट को a पॉइंट, इस पॉइंट को b पॉइंट, इसको बोलना था c पॉइंट। इसको मैं बोलता हूं अगर ये d, इसको बोल देता हूं e, इसको बोल देता हूं f। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन क्या, इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या चीज फील कर पा रहे हैं? ओके। इन सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये बड़ा सा ट्रायंगल, और ये चुन्नू सा ट्रायंगल, ये चुन्नू सा ट्रायंगल बहुत परेशान कर रहा है सर। इसको चुन्नू से ट्रायंगल को हम इस तरह से दिखा देते हैं आपको, लो ब्लू वाले से, अब फील कर पा रहे हो? ठीक है। ये बड़ा सा ट्रायंगल ABC, और ये चुन्नू सा DEF, ओके। इस सिमिलर ट्रायंगल में अगर मैं लिखना चाहता हूं सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तो आप सबको पता है कि अगर मैं लिखना चाहता हूं ये y परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, क्या y डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस v, क्या मैं लिख सकता हूं इक्वल टू ये छोटा ट्रायंगल का ये dy है, और इसकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? du। क्लियर है ना? क्या कोई मुझे बताएगा? y अपॉन v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू, या फिर मैं इसे उल्टा लिख सकता हूं v अपॉन यू, v अपॉन वाई कर दूं मैं, v अपॉन वाई उल्टा कर दो इसे, इक्वल टू क्या हम डी यू अपॉन डी वाई नहीं लिख सकते? रेसिप्रोकल कर दिया, कैसे भी लिख लो। पहले हमने ये लिख लिया v हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, क्लियर है ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो v अपॉन वाई है, ये जो v अपॉन वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई है?
बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बहुत खूबसूरत। क्या मैं इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं एलिमिनेट कर सकता हूं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो या टाउ इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और दिस कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फील कर पा रहे हैं। और दिस इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोल दिया, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही होगी। देखो अब यहां से एक एनालिसिस निकला, क्या निकला, ये जो निकल के आया शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई है, तो ये डी यू अपॉन डी वाई क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो लोग कैसे बोल दिया सर आपने, हमको नहीं पता चल रहा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, फ्लो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई, मींस फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और मैं ये भी बोल सकता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। क्या चीज क्लियर हुई, क्या ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बताओ फटाफट। बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो निकल के आया है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और मैं बोल सकता हूं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई है, और दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है म्यू, इसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम बोल सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। प्रूफ हो गया, यहां तक मुझे बताओ प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया सर, मजा आ गया, ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, इसकी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, इसका मतलब क्या है और इसके अदर टर्म्स क्या हैं जो यूज होने वाले हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के समझते हैं। क्या सर, कि टाउ जो प्रूफ हुआ है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बोल सकता हूं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यही कौन सा लॉ है, न्यूटन्स। क्यों न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन बाबा ने प्रूफ किया, हमने थोड़ी किया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सर आप ही तो प्रूफ कर रहे हो क्लास में बैठे बैठे, हम तो बस समझा रहे हैं, किया तो किसी और ने है। क्लियर है ना, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इतना क्लियर हुआ, जिसमें ये बोलता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये चीज बता दो मुझे कितने लोगों को क्लियर हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये आप बता सकते हो कि जो डी यू है, डी यू क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी चेंज बोल दो, वेलोसिटी चेंज या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दो फ्लूइड की लेयर्स की अगर हमें वेलोसिटी चेंज पता है, इसको लगाएंगे, दमादम लगाएंगे। डी वाई कि सर इनके बीच की डिस्टेंस और बता दो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। देखो मैं आसान कर रहा हूं सारी चीजों को, न्यूमेरिकल जब करोगे आप खुद ही कर दोगे। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फील करना, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, क्या फील करना है इधर देखना। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने अभी एक चीज बताई थी कि ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है कि नहीं, ये थी लोअर प्लेट जिसकी वेलोसिटी हमें पता होती है, फिक्स है ना, ये क्या है, फिक्स्ड। देखो लोअर प्लेट थी और ये थी फिक्स्ड, तो एक चीज हमको पता है, यहां पे वेलोसिटी लेयर की क्या थी, 0, और ये थी मूवेबल प्लेट, इसका मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v क्या मैं चेंज लिख दूं डी यू,
क्या डी का चेंज होगा v माइनस जीरो इक्वल टू v के बराबर होगा। क्या मैं dy लिख दूं, ओ माय गॉड, dy डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज नोन एज y, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं dy जो होगा वो क्या है, y के बराबर है तो क्या मैं इसको रिप्लेस ऐसे भी तो कर सकते हैं, du अपॉन dy इक्वल टू v अपॉन, इसीलिए हम कई बार शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू v अपॉन y लिख देते हैं, और ये होता है शियर स्ट्रेस का लीनियर रिलेशन। क्या है, लीनियर रिलेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। क्लियर है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी का लीनियर रिलेशन। वेलोसिटी क्या है, लीनियरली इस तरह से हमको ऑब्जर्व होती है। ये क्या हो रहा है सर, पता ही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, इधर देखते रहो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वेलोसिटी है, ये है लीनियर रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अब यहां पर बात चल रही थी विस्कोसिटी की, सर आप पहुंच गए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ही जो कांस्टेंट निकल के आया दैट इज टर्म्ड एज डायनामिक विस्कोसिटी। क्यों आया है, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। एक लेयर दूसरी लेयर को रजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से शियर फोर्स आ रहा था जो हमने देखा था, पर यूनिट एरिया कर दिया शियर स्ट्रेस आ रहा है, और यही शियर स्ट्रेसेस तो ऑब्जर्व हो गई दो लेयर के बीच में। क्या मैंने यही बोला था कि दो लेयर्स के बीच में इस विस्कोसिटी की वजह से शियर स्ट्रेसेस ऑब्जर्व होती हैं। इसका इफेक्ट विस्कोसिटी का हमको दो लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करा देता है, और द शियर स्ट्रेस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। तो सर ठीक है, हमने तो कई बार यह भी सुना था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ऐसे भी हमने सुना है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये कहां से आ गया सर, हमको पता नहीं चल रहा। तो ये चीज प्रूव करने वाला हूं मैं। उसके बाद हम विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी यूनिट, उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ, गैसेस की विस्कोसिटी पर क्या होगा और लिक्विड की विस्कोसिटी पर क्या होगा। लेक्चर का टाइम तो नहीं हो गया है, एक बार देख लेते, कोई बात नहीं, चलने दो, थोड़ा लेंदी खींचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात करने वाला हूं, देखना चीजों को विजुअलाइज करना आप लोग, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। हमने बोला था कि सर ये प्लेट थी मूवेबल, ठीक है, ये प्लेट थी फिक्सर। ओके, यहां तक चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको तो हमने कर दिया फिक्स, हम बोल सकते हैं ये तो है सर फिक्स्ड प्लेट, ये है मूवेबल प्लेट। तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इसके बीच में जो लेयर होंगी वो क्या होंगी, रेट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा हो, क्योंकि हमने यहाँ पर शियर फोर्स लगा रखा है। अगर हमने यहाँ शियर फोर्स लगा रखा है तो इसके बीच में जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई। अगर वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा है तो किसी न किसी शियर स्ट्रेन से डिफॉर्म कर रहा होगा, एक एंगल से डिफॉर्म कर रहा होगा, दैट एंगल इज नोन एज शियर स्ट्रेन। आपको पता है, देखो फील करो कि मैंने बोला कि यहां पर यहां से जो फ्लूइड की पार्टिकल्स थे फोर्स लगाने से कंटिन्यूअसली क्या कर गए, डिफॉर्म कर रहे, और वो डिफॉर्मेशन ये था, और इसको हमने बोल दिया किस एंगल से डिफॉर्म किए, हमने बोल दिया सर डी थीटा से। और ये जो डी थीटा है दैट इज शियर स्ट्रेन। ये क्या है, डी थीटा, यही कहलाता है शियर स्ट्रेन। सॉम में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लेक्चर आपको मिल जाएंगे हमारी चैनल पर, मैकेनिकल ट्यूटर पर। सॉम के सारे लेक्चर हैं, कुछ लेक्चर ओपन नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेक्चर्स ओपन कर दूंगा। देखो लेक्चर को क्लोज करने की वजह ये थी क्योंकि फ्री में सारा कंटेंट दे देते हैं, और जहां तक ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, इवन बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, उन पर जाके देख लो, इतना कंटेंट, इतना डीप कंटेंट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहीं मिलने वाला नहीं है। बट उसका फिर मिसयूज करने लग जाते हैं लोग, फ्री में कंटेंट की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए फिर मुझे क्या करना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा। अब जिसको वाकई में पढ़ना है वो मुझे पर्सनली मैसेज करे, मैं उसके लिए ओपन करूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्लियर है ना।
ठीक है। ये जो डी थीटा है कहां से आता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर फोर्स लगाने के बाद शियर स्ट्रेन आता है, वो सब चीजें उसमें फॉर्म में समझाई गई हैं। एक्चुअल में इसी को हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं, वहां पर हम फाई से इंडिकेट कर देते हैं, इसको हम फाई से भी इंडिकेट कर देते हैं जब हम सॉम में बात करते हैं, तो फाई बोल दो, डी थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, ये चीज मुझे बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके। हम देख रहे थे कि सर जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था, यहीं पे जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था तो कुछ इस तरह से बात कर रहा था कि ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। यहां पर इसकी वेलोसिटी है कुछ भी, ठीक है, इसकी कुछ डिस्टेंस थी, ये सबको पता है वाई। इतना चीज क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है? ओके। अब कोई मुझे बताएगा कि अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं यहां पर इस डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, इस डिस्टेंस को, तो हम सब जानते हैं स्पीड जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, होती कि नहीं होती? क्या मैं लिख सकता हूं जो डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सब जानते हैं। मैंने बोला कि ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स थे इस पॉइंट से एक्स पॉइंट से जब डिफॉर्म हुए तो इन्होंने कुछ समय लिया dt, क्या समय लिया? dt समय बाद ये यहां पे पहुंच गए, डिफॉर्मेशन जो हुआ है dt समय बाद हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं d थीटा अपॉन dt, मतलब शियर स्ट्रेन, या फिर मैं डिफॉर्मेशन बोल सकता हूं, डिफॉर्मेशन जो हुआ है आफ्टर टाइम dt, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो इसकी डिस्टेंस होगी वेलोसिटी के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं v इंटू डी टी, होगी कि नहीं होगी? कि ये जो डिस्टेंस है कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही। क्या मैं इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं ये v इंटू डी टी के बराबर है? देखो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। और यहां से यहां तक तो क्या है, ये y है, क्या है? y। क्या कोई मुझे बताएगा क्या ये चीज फील हुई? जल्दी बताओ फटाफट, बिल्कुल बता दो, मजा आ जाएगा 100%। क्या ये चीज क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। अब इधर देखना, अगर मैं बोलता हूं कि सर यहां पर मैं डिफॉर्मेशन हुआ है, इसमें मैं टेन थीटा लगाता हूं, क्या? टेन थीटा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं रेड वाले की, इसको मैं बोल दूं क्या? पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ डी थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या है? v इंटू डी टी और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये y डिस्टेंस क्या हो गई? बेस हो गई। तो v फॉर, मैं स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात करता हूं, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो टेन डी थीटा होता है वो इक्विवेलेंट टू डी थीटा हो जाता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं डी थीटा जो होगा यहां से वो वी डी टी डिवाइड बाई वाई होगा, हुआ कि नहीं होगा? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो इक्वल टू वी अपॉन वाई हो जाएगा? बोलो सर ये चीज तो हमने पहले भी प्रूफ की थी, वी अपॉन वाई। देखो कि सर हम ये भी तो जानते हैं कि जो v अपॉन वाई है वो डी यू अपॉन डी वाई के बराबर है। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं, मान के चलो क्या, इक्वेशन सी मान लेते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन सी हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सी, सिंस फ्रॉम इक्वेशन सी क्या मैं लिख सकता हूं v अपॉन वाई इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई था। बहुत खूबसूरत। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं देयरफॉर जो डी यू अपॉन डी वाई है वो ही तो डी थीटा अपॉन डी टी है, और दिस डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट नॉन एज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि ये शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन और पर यूनिट टाइम, तो यही तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी बाई टी, तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी भी तो हो गई। इसीलिए तो हम बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी
चाहे आपको ऑप्शन में रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दे या वेलोसिटी ग्रेडियंट दे इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों चीज क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम जानते थे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूं और शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, सिंस डी यू अपॉन डी वाई ही क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल हुई। और इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, भली भांति क्लियर हो गई होंगी, नो डाउट। देखो मजा आ गया। और यही था क्या हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसे दोनों लैंग्वेज में हम इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलो इसको कर लो स्टार मार्क। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा, और म्यू क्या था, डायनामिक विस्कोसिटी, जिसे हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल रहे थे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सर आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात क्यों की? क्योंकि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज होती है, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। क्या ये चीज क्लियर हुई? मुझे जल्दी बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया? 100% आ गया मजा? ओके। अब मैं बात करने वाला हूं विस्कोसिटी के बारे में। देखो अब हम बात करने वाले हैं डायनामिक विस्कोसिटी। सबको पता है डायनामिक विस्कोसिटी। कुछ इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखेंगे क्या क्या है, जिसे हम म्यू बोल रहे हैं। इसी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। करने को तो बहुत कुछ है यहां पर डिस्कस करने के लिए, लेकिन बहुत लेंथी जब चीजें चली जाएंगी और पता चला वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जा रही तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्लियर है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट, इसकी यूनिट क्या, यूनिट्स की बात करेंगे। तो यूनिट्स में सबसे पहले आती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अब बोलो सर इसकी एसआई यूनिट तो बताओ। क्या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो म्यू होगा इक्वल टू क्या होगा, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। मैं ये भी तो लिख सकता हूं, यही तो होगा। अगर शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय डी यू अपॉन डी वाई। तो मैं अगर बोलूं कि शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं पास्कल क्या पास्कल। देखो मैं ये भी तो बोल सकता हूं पास्कल। शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या है, पास्कल, ऐसा यूनिट। और डिवाइडेड बाई ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, मीटर पर सेकंड होगी नहीं होगी। और ये क्या, डिस्टेंस, यही है ना डिस्टेंस। ठीक है क्लियर है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मीटर से मीटर गुजर गया, ये सेकंड ऊपर चला गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पास्कल सेकंड हो गई यूनिट। और क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूं, तो ऊपर सेकंड चल रहा है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। और चाहे पास्कल सेकंड बोलो, केजी के टर्म्स में भी कई बार पूछ लेता है आपसे, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए केजी के टर्म्स में क्या होती है। यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, और तीनों यूनिट सेम इसी की हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख देते केजी पर मीटर सेकंड, ये नीचे डिवाइड में चल रहा है। तो ये तीनों यूनिट किसकी है, विस्कोसिटी की है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की। किसी के बारे में पूछे अगर वो बात करता है सीजीएस यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, सीजीएस यूनिट, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट। तो इसको नाम से जाना जाता है पॉइज, इसकी सीजीएस यूनिट को नाम से जाना जाता है पॉइज। क्लियर है ना? तो अब बात आती है कि एक पॉइज में कितनी एसआई यूनिट होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक पॉइज में होती है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं 0.1 पास्कल सेकंड। देखो सब चीज सेम है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं 0.1 केजी पर मीटर सेकंड। ये सारी चीजें सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहां तक चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ फटाफट। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी। यहां तक क्लियर है?
ओके। कल कोई ऐसे भी बोल सकता है कि सीजीएस यूनिट को पॉइज ना देके ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, सीजीएस का मतलब क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और हम ये भी तो लिख सकते हैं पॉइज की जगह और केजी की जगह क्या रखो, ग्राम मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड। देखो कितना बेवकूफ बनाने वाला सवाल था कि कल को अगर ये रख देता कि हमारे पास विस्कोसिटी दे रखी है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, कुछ भी नहीं है, वो क्या है, सीजीएस यूनिट में दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.1 से करो और क्या पाओ, मजे पाओ, आनंद पाओ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, जल्दी बताओ फटाफट। अब जैसे विस्कोसिटी की बात आती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूइड, सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम यूज करते हैं दैट इज वाटर एंड एयर। तो एयर की विस्कोसिटी भी हमें पता होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वाटर की भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है तो हमें आइडिया होना चाहिए किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, किसकी विस्कोसिटी कम है। क्या फील कर पा रहे हो, कोई मुझे बताएगा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। पानी पी लूं मैं थोड़ा। बताया कोई किसकी होती है विस्कोसिटी? का मतलब होता है रेजिस्टेंस दो लेयर्स के बीच में, और रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, कोई मुझे बता सकता है? 100% बता सकते हैं। दो लेयर अगर पानी की है, एयर की है, तो पानी में विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कस का मतलब क्या है, थिक, थिक फ्लूइड, तो एयर से तो थिक ही होता है। एयर तो हमें दिखाई नहीं देती, हम ऐसी सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, क्लियर है ना, आराम से मूव भी कर सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम पानी में जाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ वाटर की ज्यादा होती है। अब कितनी होती है वो देख लेते हैं लोग। अगर मैं बोलता हूं विस्कोसिटी ऑफ वाटर H2O एट 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ वैल्यूज हैं, वो होती है 1.002 सेंटीपॉइज के बराबर। ठीक है, सेंटी का मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, पॉइज में पॉइज से कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1.002 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं 1.002 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूं म्यू ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेजरमेंट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये वैल्यू निकल के आती है, बहुत कम होती है 0.0183 अप्रॉक्स, और ये भी क्या, सेंटीपॉइज, सेंटीपॉइज। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.0183 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहां तक बताओ क्या चीज क्लियर हुई? तो यहां से अगर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालोगे तो म्यू ऑफ जो वाटर होता है H2O इज अप्रोक्सीमेटिवली 50 टाइम्स होता है, 50 गुना ज्यादा होती है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर से। कई बार पूछ लेता आपसे स्टेटमेंट में, तो आपको ये चीजें याद होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो कोई जरूरी नहीं है इनको रिजल्ट को याद रखना, पर हाँ आपको ये पता होना चाहिए किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है किसकी कम है। क्या चीज क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है सर, नो डाउट। जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं आया, यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और देख लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसके बाद हम इफेक्ट देखेंगे डायनामिक पर, काइनेमेटिक पर। क्लियर है ना? तो चलो हेडिंग डाल लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, यही प्रॉपर्टी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये यूज होती हैं सारी चीजें, आगे हमारे पूरे सब्जेक्ट में यूज होंगे, इसलिए इनको पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो कि सर कहाँ से आ गया ये टर्म, क्या होता है, कहाँ से आया है, क्यों होता है, तो हमें पता होना चाहिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इंडिकेट करते हैं न्यू से, किससे, न्यू से, क्या बन गया पता नहीं, ये न्यू से। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूं, मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, किसका, डायनामिक बोलो, एब्सोल्यूट बोलो, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसे हम म्यू बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो म्यू डिवाइड बाई रो होती है, और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें,
बस हमने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, रेशियो है, ओके। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे जब हीट ट्रांसफर बढ़ते हैं, वहां पर बाउंड्री लेयर आती है, बाउंड्री लेयर में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है। थर्मल बाउंड्री लेयर को जब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम डिफ्यूजन कितना हो रहा है। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगी मोमेंटम डिफ्यूजन कितना हो रहा है फ्लूइड लेयर्स के बीच में, कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ कितना डिफ्यूज हो रही है बाय द एक्सचेंज ऑफ फोर्स। एक्सचेंज ऑफ फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर मोमेंटम कितना है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स की वजह से मोमेंटम आता है, एफ इंटू वी। कितने फोर्स से एक लेयर जा रही है, किस वेलोसिटी से एंटर कर रही है, तो कितने मोमेंटम से वो डिफ्यूज हो रही है एक लेयर से दूसरी लेयर में। वही ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका बताता है। जब हम बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। यूनिट की बात करें, यूनिट्स ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट अंदाज बता देगा इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। निकाल लोगे आप, बड़ी आराम से निकाल लोगे। विस्कोसिटी की यूनिट पता है आपको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी केजी पर मीटर क्यूब, या फिर हम म्यू को ये भी तो लिख सकते थे केजी पर मीटर सेकंड। म्यू की यूनिट हम ये भी तो जानते हैं कि ये क्या थी, केजी पर मीटर सेकंड, ये थी ना केजी के टर्म्स में। और डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। केजी से केजी गुजर गया, एम से एम ने तबाह किया 2 बार, ये ऊपर गया तो क्या मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं आया। लो क्लियर है ना। सीजीएस यूनिट अंदाज बता देगा, सीजीएस यूनिट इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यही नाम से जानी जाती है स्टॉक्स। कल को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ना देके स्टॉक्स दे देगा, तो 1 स्टॉक में कितने मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं, अंदाज बता देगा। 1 स्टॉक इक्वल टू 10⁻⁻⁴। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻², स्क्वायर में 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब एक सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁴ ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या ये चीज क्लियर हुई। तो इसको क्या कर लेना, ये पूछता रहता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर। जो भी चीजें मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं उनको स्टार मार्क करके, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। जल्दी बताओ, मजा आया, बिल्कुल आ गया, ओके। कोई मुझे एक चीज और बता देगा, ये सेम यूनिट एक और टर्म की होती है, किसकी होती है। यही सेम यूनिट एक टर्म है जो हीट ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं, कोई मुझे बताएगा। सेम यूनिट देखो डिस्कस हुआ है तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी की। किसकी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब ये थर्मल डिफ्यूजिविटी अगर वर्ड आ गई है, इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। होता क्या है, अल्फा होता है थर्मल कंडक्टिविटी, बताओ के थर्मल कंडक्टिविटी। जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। मैथमेटिकली अगर बोले थर्मल कंडक्टिविटी को के से इंडिकेट करते हैं, हीट कैपेसिटी होता है रो इंटू सी, और सी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ले लो अगर हमारी गैसेज हैं, और अगर हमारी क्या है कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो सी की वैल्यू प्रेशर पर कांस्टेंट पर और वॉल्यूम कांस्टेंट पर सेम होती है, क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, और इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे देखो चाहे वॉल्यूम पे देखो सेम होता है, क्योंकि वहां कोई एक्सपेंशन होता नहीं है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है वॉल्यूम क्या रहने वाला, कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं ये अल्फा, ये चीज क्लियर है। इसकी सेम यूनिट है, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो टर्म यूज हुआ था इसीलिए मैंने यहीं डिस्कस कर लिया, ये चीज क्लियर हुई। अब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी और देख लेते हैं। वाटर की क्या होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और एयर की क्या होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद इसके जो इफेक्ट हैं टेम्परेचर के साथ, डायनामिक विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यूटी फ्लो क्या होता है। वैसे तो यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना। टेंशन किसी को नहीं लेनी है, हर एक चीज कवर कराई जाएगी। इसी तरह खुशी खुशी मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और बढ़िया से क्या है कमेंट भी कर दिया करो अगर चीजें समझ आती हैं। तो नहीं समझ आती है तब भी कमेंट किया करो, कोई चीज समझ नहीं आई। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट करके बता दिया करो, ताकि हम अपने आप को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, आपके लिए और बढ़िया
बेहतरीन सा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, हर एक कंसेप्ट को आसान करने के लिए। ओके, चलो कुछ वैल्यूज हैं वो लिख लो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं, इसी तरह पढ़ते रहना है खुशी खुशी। क्या है वैल्यूज? कि अगर मैं बात करता हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर H2 एट 20 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होती है सर? होती है 0.01 स्टॉक्स के बराबर। ठीक है, स्टॉक लिख दो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर की बात करें सर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये होती है 0.152 स्टॉक। अब देखो बेहतरीन कंसेप्ट ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर ज्यादा है वाटर से, अंदाज बता देगा। देखो ये 0.01 है, ये क्या है ये, तो हम ये बोल सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 15.2 टाइम्स, तो यहां से पता चल जाएगा 15.2 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब बहुत से लोगों के दिमाग में तो एक ख्याल आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी तो वाटर की ज्यादा थी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की ज्यादा कैसे हो गई सर? फील करो, फील। हम जानते हैं, वी नो, क्या नो? वी नो कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। हम ये भी जानते हैं विस्कोसिटी ऑफ क्या, वाटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। बहुत खूबसूरत। कोई मुझे बताएगा डेंसिटी ऑफ एयर क्या बताई थी हमने एट 20 डिग्री सेल्सियस? दैट वाज इक्वल टू 1.21 kg पर मीटर क्यूब, यही बताई थी। और मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर बताई थी, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख रहा हूं मैं 1000 kg, वैसे तो 998 समथिंग थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखा रखा है, सारा डेटा क्लियर है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ जो एयर है, क्या डेंसिटी ऑफ एयर या फिर हम वाटर लिख दें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा। तो अगर नीचे वाला टर्म ज्यादा हो गया, फील करना, देखो ये तो 50 टाइम्स ज्यादा था सिर्फ ऊपर वाला, ये नीचे वाला अगर ज्यादा हुआ तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के इफेक्ट को कम कर देगा ना, बिल्कुल कर देगा। अगर नीचे वाली टर्म को अगर मैं बढ़ाता हूं, लो ये बढ़ा दिया, तो क्या होगा? कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा। इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 टाइम्स है एयर के, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो इस तरह से निकल के आती है अप्रोक्सीमेट। ये चीज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है डाउट तो पढ़ सकते हैं खुशी खुशी इसी तरह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, खूबसूरती के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। अगर गैसेज की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, और लिक्विड की घटेगी तो क्यों घटेगी। उल्टा भी हो सकता है, हम झूठ भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, कल देखेंगे क्या होने वाला है। सब्र रखना है, पढ़ाई करते रहना है, मुस्कुराते रहना है। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।